साईं के दो नौकर और हैं, मगर वो अभी कुछ दिन पहले गांव से आए हैं। ये इन्हें कैसे जानती है? इसने मशकूक अंदाज में ग्लोरिया को देखा। ग्लोरिया ने मेरी तरफ इस्तफसार तरफ नजरों से देखा तो मैंने इसे बताया कि बंगले में इसके सिवा दो मुलाजिम और हैं। ग्लोरिया मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, फिर इसे नॉकआउट कर दो। मैंने खुले हुए गेट से अंदर देखा और चौंक कर बोला, वही आदमी तो है। चौकीदार नुमा शख्स चौंक कर मुड़ा। मैंने इसकी गर्दन पर कराटे का हल्का सा एक हाथ मारा तो वो अंदर की तरफ गिरता चला गया। गेट के सामने बजरी की रविश थी और इसके दोनों जानिब डमडम की बाड़ थी। मैंने इस दो हैकल शख्स को घसीट कर डमडम की ओट में डाल दिया। इस दौरान में ग्लोरिया दरवाजा बंद कर चुकी थी। अब मुझे इसके हाथ में रिवॉल्वर भी नजर आ रहा था। मेरा मशीन पिस्टल जैकेट की जेब में था, मगर मैं किसी भी लम्हे इसे निकाल सकता था। मुझे कुत्तों की तरफ से भी खतरा था, मगर वो शायद बंधे हुए थे, वरना अब तक हमारी तिक्का बोटी कर चुके होते। मैंने ग्लोरिया से कहा, तुमने गाड़ी इतनी दूर पार करके गलती की है। अगर हमें फौरी तौर पर यहाँ से फरार होना पड़ा तो फरार हो जाना। ग्लोरिया ने बेनियाजी से जवाब दिया और चौकन्ने अंदाज में आगे बढ़ती रही। मैं इसके जवाब पर बुना गया, मगर मुंह से कुछ न बोला। मैं इन दोनों मुलाजमीन की तरफ से मुख्तार था जो चौकीदार के मुताबिक बंगले के अंदर मौजूद थे। हमने जूं ही पोर्च की सीढ़ियां तय करके बरामदे में कदम रखा, एक करख्त आवाज़ सुनाई दी, कौन हो तुम लोग? मैं और ग्लोरिया दोनों ही ठटक गए। फिर मैंने संभल कर जवाब दिया, मिसेस शाह से मिलने आए हैं। मैं इनका मुलाजिम हूँ। ये हाथ में रिवॉल्वर लेकर बेगम साहब से मिलने आई हैं, तंजिया लहजे में पूछा गया। फिर एक सुतून की आड़ से अचानक बोलने वाला सामने आ गया। इसका हुलिया भी चौकीदार से मुख्तलिफ नहीं था। इसके चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और वहशत कुछ ज्यादा ही थी। कौन है बख्शू? अचानक एक मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। मैंने बोलने वाली को देखा तो मेरे सामने आंखें चुदिया कर रह गईं। वो इतनी ही खूबसूरत थी। इसकी बड़ी बड़ी सी आंखों में हैरानी थी और वो सहमी सहमी सी हमें घूर रही थी। अभी तक इसके हाथों और पैरों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। बॉस लाख जालिम और शफाक से ही, मगर इसकी पसंद लाजवाब थी। इसके सामने ग्लोरिया का हुस्न भी मांद पड़ गया था। ये आपसे मिलना चाहती है बेगम साहिबा, दाढ़ी वाले ने इससे कहा। मुझसे? मिसेस शाह ने हैरत से कहा। फिर ग्लोरिया से मुखातिब हुई, मेरा ख्याल है कि पहले कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई। ये जुमला इसने रवा इंग्लिश में अदा किया था। इसका मतलब था कि वो खासी तालीम याफ्ता थी। आपका ख्याल दुरुस्त है मिसेस शाह, ग्लोरिया ने नरम लहजे में कहा और गैर महसूस तरीके पर खिसक के दाढ़ी वाले के नज़दीक हो गई। दरअसल मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना है, ये कहते हुए ग्लोरिया कुछ और आगे खिसक गई। अब वो दाढ़ी वाले के इतने करीब थी कि किसी भी वक्त इस पर हमला कर सकती थी। रिवॉल्वर इसने जेब में रख लिया था, इसलिए दाढ़ी वाला भी कुछ बेपरवाह हो गया था। फिर वही हुआ। ग्लोरिया ने उछल के हवा में कलाबाजी खाई और दाढ़ी वाले के मुंह पर ठोकर मारती हुई दूसरी तरफ निकल गई। मैंने झपट के दाढ़ी वाले की गन छीन ली और इसे संभलने का मौका दिए बगैर राइफल का बट इसके सर पर रसीद कर दिया। वो औंधे मुंह फर्श पे गिर के साकित हो गया। मिसेस शाह ने चीखने के लिए मुंह खोला, मगर इसकी आवाज़ हलक में ही घुट कर रह गई। ग्लोरिया ने अचानक इसके मुंह पर मजबूती से हाथ जमा दिया। आवाज़ निकाली तो अभी यहीं ढेर कर दूंगी, ग्लोरिया ने सर्द लहजे में कहा। खामोशी से हमारे साथ चलो। मगर कहाँ? मिसेस शाह बुरी तरह हकलाने लगी। तुम लोग हो कौन? हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, मैंने जल्दी से कहा। तुम्हारे शोहर से कुछ सौदेबाजी करना है। हम तुम्हें शाम तक हिफाजत से यहाँ वापस छोड़ जाएंगे। गोया तुम लोग मेरे शोहर को ब्लैकमेल करना चाहते हो। जुबान दराजी मत करो। ग्लोरिया ने अचानक इसकी चोटी पकड़ ली। फिर मुझसे बोली, तुम गाड़ी ले आओ। मैंने बेहोश दाढ़ी वाले को घसीट के ड्राइंग रूम में डाला। फिर ग्लोरिया से बोला, तुम भी ड्राइंग रूम में चली जाओ, अभी वो तीसरा मुलाजिम बाकी है, इससे मुहतात रहना। मैं मुहतात अंदाज में गेट की तरफ चल दिया। इस तीसरे मुलाजिम से किसी भी वक्त मुठभेड़ हो सकती थी। डमडम की ओर में चौकीदार भी बेसुध पड़ा था। मैं ज़ीली खिड़की खोल कर बाहर निकल आया। मैंने गाड़ी लाकर गेट के सामने पार्क की और ज़ीली खिड़की से एक मरतबा फिर अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही मेरी छठी हिस्स ने किसी गड़बड़ का एहसास दिलाया। मैंने डमडम की बाड़ की तरफ देखा तो चौंक उठा। चौकीदार वहाँ नहीं था। खतरे का एहसास होते ही मैंने वहाँ से निकलना चाहा। इसी वक्त डमडम की बाड़ के पीछे से कोई चीज़ उड़ती हुई मेरी तरफ आई। मैंने बेख्तियार बाएं जानिब छलांग लगा दी। मैं ज़मीन से उठने भी न पाया था कि वो चीज़ फिर मेरी तरफ झपटी। वो इंतहाई ख़तरनाक ग्रे हाउंड कुत्ता था। वो धब की आवाज़ के साथ मुझ पर आ गिरा। मैं घबरा कर इसकी गर्दन पकड़ ली। वो खासा ताकतवर वज़नी कुत्ता था। इसके हलक से गुर्राहट निकल रही थी और वो मुझे बम्बोड़ने के लिए बेचैन था। मैंने पूरी कुव्वत से इसका गला दबोच लिया। कुत्ता बुरी तरह तड़पने लगा। अगर मेरे जिस्म पर मोटे कपड़े की जीन्स और जैकेट ना होती तो इसके नुकीले पंजों से मैं बुरी तरह ज़ख्मी हो गया होता। अब भी अगर इसकी गर्दन मेरे हाथों से छूट जाती तो वो मुझे
उधेड़ कर रख देता। वो खासा कीमती कुत्ता था। इसे ज़ाया करते हुए मुझे अफसोस हो रहा था, क्योंकि मैं खुद भी कुत्ते पालने का शौकीन था। वो वक़्त कुत्ते से हमदर्दी का नहीं था, वरना वो मुझे ज़ाया कर देता। मैंने अपने जिस्म की तमाम क़ुव्वत अपने दोनों हाथों में मुंतकिल कर दी। कुत्ता बुरी तरह तड़पा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो गया। इसके भारी जिस्म का पूरा बोझ मुझ पर था। इसकी ज़ुबान मज़ीद लंबी हो गई थी। वो बेज़ुबान जानवर अपने मालिक पे कुर्बान हो गया था। मैंने मुर्दा कुत्ते को पहलू में फेंका और उठ ही रहा था कि कोई तंज़िया अंदाज में बोला, वाह तुम तो वाकई बहुत बहादुर हो, कुत्ते को मार दिया। मैंने उठने की कोशिश की तो वही आवाज़ फिर सुनाई दी, उठने की कोशिश मत करो, खादो इसे बांध दो। फिर बोलने वाला अचानक मेरे सामने आ गया। वो चेहरा मेरे लिए अजनबी था, मगर मेरा अंदाज़ा था कि बंगले का तीसरा मुलाजिम वही है। वो बकिया दोनों से ज़्यादा चालाक लग रहा था। इसके हाथ में 7mm की राइफ़ल थी और इसके अंदाज से लग रहा था कि मैंने ज़रा भी हरकत की तो वो फायर कर देगा। मैं कुत्ते की लाश के साथ इसी तरह पड़ा रहा। फिर मुझे चौकीदार दिखाई दिया। वो न जाने कहाँ से रस्सी का एक लच्चा ले आया था। गोया राइफल वाली ने खादो कहकर इसी चौकीदार को मुखातिब किया था। चौकीदार दांत पीसता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और रस्सी को कोड़े की तरह मेरे जिस्म पर मारा। इसने दूसरा बार किया तो मैंने सूरत से रस्सी को पकड़ लिया और इसे इतनी ज़ोर से झटका दिया कि वो मेरे ऊपर आ गिरा। इसका वजनी जिस्म मुझ पर गिरा तो चंद लम्हों के लिए मेरी सांस रुक गई। फिर मैंने इसे पकड़ने की कोशिश की तो वो फुर्ती से पीछे हटा और एकदम खड़ा हो गया। राइफल बरदार दांत पीस कर बोला, लगता है तुझे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। फिर खट की आवाज़ आई और राइफल बरदार कटे हुए दरख्त की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं अभी इसके गिरने पर गौर कर ही रहा था कि ग्लोरिया उछल कर सामने आ गई। इसके हाथ में राइफल। इसने शायद राइफल बरदार के सर पर राइफल का बट मारा था। मेरी तरह खादो भी हैरान था। फिर जब तक वो कुछ समझता, ग्लोरिया ने इसके सर पर भी राइफल को डंडे की तरह घुमा दिया। वो एक मरतबा फिर बेहोश हो गया। ग्लोरिया झिंझिलाकर मुझसे बोली, तुम क्या यहाँ आराम फरमाने आए थे? नहीं, मैं यहाँ कुत्तों से रेसलिंग के लिए आया था, मैंने उठते हुए तंजिया लहजे में कहा। इससे पहले कि यहाँ कोई और आ जाए, यहाँ से निकल चलो। ग्लोरिया मेरे तंज को नज़रअंदाज करते हुए बोली, मैं खामखा खून खराबा करना नहीं चाहती। बॉस की बीवी अंदर बेहोश पड़ी है, इसे उठाकर गाड़ी में डालो। वो मुझे यूं हुक्म दे रही थी जैसे मैं इसका अदना मुलाजिम हूँ। मैं गुस्सा ज़ब्त करता हुआ अंदर चला गया। ड्राइंग रूम के एक सोफे पर मिसेस शाह बेहोश पड़ी थी। इस आलम में वो मज़ीद क़यामत ढा रही थी। मैंने आगे बढ़कर इसके फूल से जिस्म को उठाकर कांधे पर डाला और बाहर निकलने ही वाला था कि मेरी नज़रें दाढ़ी वाले पर पड़ी। वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था। मैंने आगे बढ़कर इसकी खोपड़ी पर जोरदार लात जमाई। वो फिर बेहोश हो गया। मैं मिसेस शाह को कांधे पर उठाए बाहर निकल आया। ग्लोरिया पहले ही गाड़ी में बैठ चुकी थी। इसने तेज सरगोशी में कहा, जल्दी से आ जाओ कामरान, इस वक्त मैदान साफ है। मैंने मिसेस शाह को गाड़ी की पिछली नशिस्त पर एहतियात से लिटाया और खुद स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया। फिर हम आधे घंटे के अंदर अंदर नासिर के पोल्ट्री फार्म पहुंच गए। ग्लोरिया ने वापस पहुंचते ही बॉस को टेलीफोन किया और जहरीले लहजे में बोली, हेलो आलम शाह, मैं ग्लोरिया बोल रही हूँ। अच्छा, पहले मेरी बात सुन लो, सब चौकड़ी भूल जाओगे। मुझे बताओ कि तुम मेरी जान क्यों लेना चाहते थे। ठीक है, मत बताओ। लगता है तुम्हें अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं। चौंको मत, मैं जब तुम्हारा असली नाम जान सकती हूँ तो ये भी जान सकती हूँ कि तुमने अभी हाल ही में शादी की है। गुफ्तगू मुख्तसर करो ग्लोरिया, मैंने सरगोशी में कहा। तुम्हारी बीवी अब मेरे कब्जे में है, ग्लोरिया ने ड्रामाई अंदाज में कहा। अब मुझसे बात करना हो तो ट्रांसमीटर इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं फौरी तौर पर यह जगह छोड़ रही हूँ। यह कहकर ग्लोरिया ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फिर मुझसे बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है इस वक्त आलिम शाह का क्या हाल होगा? अगर वाकई इसे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है तो वो ज़मीन आसमान एक कर देगा, मैंने कहा, और सबसे पहले ये मालूम करने की कोशिश करेगा कि तुमने ये कॉल कहाँ से की थी, मगर फ़िलहाल ये मालूम नहीं कर सकेगा। हाँ, अगर तुमने दोबारा इसे यहीं से फ़ोन किया तो वो यकीनन मालूम कर लेगा। मैं भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हूँ, ग्लोरिया ने कहा। मैंने इसीलिए इसे ट्रांसमीटर पर बात करने की हिदायत की है। हम अभी बिल्कुल मुखालिफ सिमत में जाकर इससे बात करेंगे। तुम इससे बात क्या करना चाहती हो? मैंने उलझ कर पूछा। मैं इसे सिर्फ ये मालूम करना चाहती हूँ कि इसने किसके हुक्म पर मेरी जान लेने की कोशिश की। फिर वो नासिर से मुखातिब हुई, मिस्टर नासिर, आप हमारी इस खूबसूरत मेहमान का ख्याल रखिएगा, हमें भी आते हैं। नासिर ने खुश दिली से जवाब दिया, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं, आपका खादिम यहाँ मौजूद है। इस मरतबा भी स्टीयरिंग मैंने संभाला और सोहराब कोर्ट से गुजरने के बाद मैं नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ मुड़ गया। मेरा रुख अब नॉर्थ कराची की तरफ था। नॉर्थ कराची का इलाका इन दिनों आबाद हो रहा था। इक्का दुक्का मकान ज़ेरे तामीर दिखाई दे रहे थे। इससे आगे बिल्कुल जंगल था। सरजानी टाउन का इन दिनों वजूद भी नहीं था। मैंने वहीं गाड़ी पार्क की। ग्लोरिया ने अपने बैग से छोटा सा एक ट्रांसमीटर निकाला और फ्रीक्वेंसी सेट करने लगी। फ्रीक्वेंसी सेट होते ही ट्रांसमीटर पर कॉल का इशारा मौसूल होने लगा। ग्लोरिया ने गाड़ी के शीशे चढ़ाए और ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, कोई मुसलसल बोल रहा था। हेलो, ग्लोरिया ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? ग्लोरिया, मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं
मैं क्या करोगे तुम? ग्लोरिया तज़हीक अमेज़ लहजे में बोली। मैं तुम्हारी बीवी को छोड़ दूंगी मगर एक शर्त पर। तुम सिर्फ मुझे ये बता दो कि तुमने किसके हुक्म पर मुझे कत्ल कराना चाहा है। मुझे ये हुक्म हेडक्वार्टर से मिला था, बॉस ने जवाब दिया। हेडक्वार्टर से किसने हुक्म दिया और क्यों? ग्लोरिया सख्त लहजे में बोली। मुझे तफसील से बताओ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बॉस ने जवाब दिया। तो फिर अपनी बीवी की तरफ से भी मायूस हो जाओ। मैं इसे जान से नहीं मारूंगी, इसका खूबसूरत चेहरा मसख कर दूंगी, ग्लोरिया ने शफ़ाक लहजे में कहा। नहीं ग्लोरिया, बॉस ने वहशत अमेज़ लहजे में कहा। मेरी बीवी को ज़रा सी भी गज़ंद पहुंची तो मैं दुनिया के दूसरे सिरे तक तुम्हारा पीछा करूंगा। ठीक है, ग्लोरिया ने जवाब दिया। करते रहना पीछा। तुम्हारी बीवी कल किसी वक्त तुम्हें मिल जाएगी, मसख चेहरे और बेनूर आंखों के साथ। ओवर एंड ऑल। सुनो ग्लोरिया, बॉस ने खुशामद भरे लहजे में कहा। मुझे तुम्हारे कत्ल का हुक्म डेविड स्लोमन ने दिया था। इसने मुझसे कहा था कि ग्लोरिया हमें डबल क्रॉस कर रही है, पाकिस्तान पहुंचते ही इसे ख़त्म कर दो। और कामरान से क्या खता हुई थी? ग्लोरिया ने जहरीले लहजे में पूछा। वो अहमक तो खामखा लपेट में आ गया, बॉस ने जवाब दिया। दिलावर तो तुम्हारे ही पीछे गया था। कामरान को धमका कर वो तुम्हें एतमाद में लेना चाहता था, बॉस ने जवाब दिया। तुम ये बात इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? ग्लोरिया ने पूछा। दिलावर के एक साथी ने मुझे बताया है कि दिलावर का मंसूबा क्या था। न जाने इस अहमक से किसने कह दिया था कि कामरान को धमका के तुम्हारा एतमाद हासिल कर सकेगा। बहरहाल वो खुद तुम्हारे हाथ मारा गया। फिर वो तवील सांस लेकर बोला, अब मैंने तुम्हें हर बात साफ साफ बता दी है, अब तो मेरी बीवी को रिहा कर दो। सुनो आलम शाह, ग्लोरिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम्हारी बीवी बिल्कुल खैरियत से है, इसे हमने कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। मैं इसे तुम्हारे हवाले भी ज़रूर करूंगी मगर अभी नहीं। फिर कब? बॉस ने इज़्तिराब अमेज़ लहजे में पूछा। जब मैं यहाँ से जाऊंगी, ग्लोरिया ने जवाब दिया। मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं ठहरूंगी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन लगेंगे। फिर मैं 15 दिन? बॉस चीख कर बोला। तुम वादा खिलाफ़ी कर रही हो। तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी को कल रिहा कर दूंगी, तो मैं इनकार कब कर रही हूँ? ग्लोरिया ने बेनियाजी से जवाब दिया। मैं इसे ज़रूर रिहा करूँगी मगर 15 दिन के बाद। उल्लू की पट्टी, बॉस आपे से बाहर हो गया। तू क्या समझती है कि मेरी बीवी को ज़्यादा देर रख सकेगी? मैं पूरा शहर उलट पलट कर दूंगा। तू मेरी ताकत से वाकिफ़ नहीं है, मैं तो तुझे ज़मीन की तह से भी खोद निकालूंगा। अब तुमने मजीद बकवास की तो मैं अभी और इसी वक्त तुम्हारी बीवी को ज़िबा कर दूंगी और कल तुम्हें किसी कूड़े के ढेर या गंदे नाले में इसकी सरबरीदा लाश मिल जाएगी। प्लीज़, बॉस फिर खुशामदाना लहजे में बोला। सॉरी, दरअसल मुझे गुस्सा आ गया था। ठीक है, तुम मेरी बीवी को अपनी तहवील में रखो मगर खुदा के वास्ते इसे कोई तकलीफ़ ना होने देना। हाँ, ये मेरा वादा है कि इसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर वो जैसे चौंक कर बोली, हाँ वो कामरान है। ये कहते हुए ग्लोरिया ने मुझे आंख मारी। वो कमबख्त भी गायब है, कुछ मालूम नहीं हो पा रहा कि वो कहाँ है। क्यों, तुम्हें इससे कोई काम है? हाँ, रात को इसकी गाड़ी में मेरा हैंड बैग रह गया था, इसमें मेरा पासपोर्ट भी था, इसके अलावा मेरे कई अहम कागजात भी थे। अगर कामरान तुम्हारे हाथ आ भी जाए तो इसे इस वक्त तक कोई नुकसान मत पहुँचाना जब तक वो कागजात और पासपोर्ट तुम्हारे हवाले न कर दे। वो सांस लेने को रुकी, फिर बोली, तुम्हारी बीवी को बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, ओवर एंड ऑल। ये कहकर इसने ट्रांसमीटर का स्विच ऑफ कर दिया। फिर मुझे वापस चलने का इशारा करते हुए बोली, अब कहीं से शीशे का इतना बड़ा जाल ले लो जिसमें ये ट्रांसमीटर आ सके। ट्रांसमीटर इस जाल में रख के ज़मीन में दफन करना पड़ेगा वरना आलम शाह इसके ज़रिए हम तक पहुंच जाएगा। मैं वहाँ से वापस लियाकताबाद चला गया और क्रॉकरी की एक दुकान से मुझे शीशे का बड़ा सा एक मर्तबान मिल गया। वो एयर नाइट किस्म का मर्तबान था, इसका ढकना भी शीशे का था। क्लारा ने एहतियात के तौर पर ट्रांसमीटर को इसी वक्त मर्तबान में रख दिया और हम वापस रवाना हो गए। हमें नासिर के पोल्ट्री फार्म से रवाना हुए 3 घंटे से ज़ायद हो गए थे। अंधेरा तेज़ी से फैल रहा था। मैं लियाकताबाद 10 नंबर के राउंड हाउस से आगे बढ़ा तो ग्लोरिया तशवीश अमेज़ लहजे में बोली, हमारा ताकुब हो रहा है कामरान। ब्राउन कलर की मज़दा 626 है, इसमें 3 आदमी सवार हैं। तुमने इस गाड़ी को कब देखा था? मैंने बैकव्यू मिरर में देखते हुए ग्लोरिया से पूछा। जब हम जाल लेकर वहाँ से चले थे तो मैं इस गाड़ी को नोटिस कर लिया था। एक दफ़ा ये हमारी गाड़ी के बिल्कुल करीब आ गई थी और इसमें बैठे हुए लोग घूर घूर के मुझे देख रहे थे। इस वक्त तो मैंने इस पर तवज्जो न दी क्योंकि यहाँ के लोग गैर मुल्की औरतों को यूं ही घूरते हैं, मगर जब काफ़ी देर तक यही होता रहा तो मैं चौंकी। मुझे यकीन है कि ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, अभी मालूम हो जाता है, मैंने कहा। इस वक्त तक हम पुल उबूर करके रहीमाबाद पहुँच चुके थे। मैंने अचानक गाड़ी बाएं तरफ मोड़ दी। अकब नुमा आईने में देखते ही ग्लोरिया के ख्याल की तस्दीक होगी। ब्राउन गाड़ी वाकई हमारा ताकुब कर रही थी। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है ग्लोरिया,
मैंने तवील सांस लेकर कहा, ये गाड़ी वाकई हमारा पीछा कर रही है, फिर क्या किया जा सकता है? मैंने पूछा। कोई काम अपनी अकल से भी कर लिया करो, ग्लोरिया झिंझिलाकर बोली। इन्हें इसी इलाके में ले चलो जहाँ से हम अभी आए हैं, ऐसे लोगों से निपटने के लिए वो बहुत आइडियल जगह है। ये कहते हुए इसने अपना पर्स खोलकर रिवॉल्वर निकाल लिया। तुम्हारे पास रिवॉल्वर है? मैं तो बाथरूम में भी बगैर हथियार के नहीं जाता, मैंने हंसकर कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। आधे घंटे बाद हम फिर इसी इलाके में थे। ब्राउन गाड़ी मुसलसल हमारे ताक़ुब में थी। मैंने गाड़ी अचानक रोक दी और उतर के इसका बोनट खोल लिया। मैंने अपना मशीनी पिस्टल निकाल लिया था और बोनट की ओर से इस ब्राउन गाड़ी को दिख रहा था। वो गाड़ी ऐन हमारे नज़दीक आकर रुक गई। मैंने किनखियों से इसमें सवार अफराद का जायज़ा लिया। वो तीनों चेहरे मेरे लिए अजनबी थे। ड्राइवर के साथ बैठा हुआ शख्स मुझसे मुखातिब हुआ। क्या गड़बड़ हो गई जनाब? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मैंने रिवॉल्वर जल्दी से जैकेट की जेब में डाल दिया था ताकि इन लोगों को किसी किस्म का शुबा न हो जाए। मैंने परेशानी जाहिर करते हुए कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलते चलते क्या हो गया, बस अचानक ही रुक गई। इस दौरान में ग्लोरिया भी गाड़ी से उतर आई थी। वो सख्त लहजे में बोली, इंजन में क्या खराबी है ड्राइवर? मैंने कल ही कहा था कि गाड़ी तब्दील कर लो, अब मैं किराए का एक पैसा नहीं दूंगी। गजब खुदा का, ये होटलों के रेंटे कार वाले तो लूटते हैं। ये सब गुफ्तगू इन लोगों को सुनाने के लिए थी। मैं ग्लोरिया की ज़हानत पर अश कर उठा। अचानक वही आदमी नीचे उतरा है जिसने मदद की ऑफर की थी। वो टहलता हुआ ग्लोरिया की पुश्त पर पहुंचा। फिर इसने अचानक रिवॉल्वर निकाल लिया, इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई करता। ग्लोरिया ने इसके चेहरे पर कीक मारी। वो उछलकर पीछे गिरा। मैंने देखा गाड़ी में सवार दोनों अफराद ने भी रिवॉल्वर निकाल लिए थे। मैंने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकाला और ड्राइवर पर फायर कर दिया। अगर मुझे एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो इसके रिवॉल्वर की गोली ग्लोरिया के सीने में पेवस्त हो जाती। दूसरे आदमी को ग्लोरिया ने फायर करके ठंडा कर दिया। तीसरा आदमी भी ग्लोरिया के सामने औंधे मुंह पड़ा था। ग्लोरिया ने मुझसे कहा, इसे भी देखो कामरान, मेरा ख्याल है कि ये जिंदा नहीं है। मैं चौंक कर इस शख्स की तरफ बढ़ा। नब्ज़ देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो शख्स मर चुका है। मैंने इन तीनों की तलाशी ली मगर ऐसी कोई चीज़ बरामद न हुई जिससे इनकी शनाख्त हो सकती। मैंने इस शख्स की लाश उठाकर इसके साथियों के साथ रख दी और ग्लोरिया की मदद से गाड़ी को धकेल कर किनारे लगा दिया। फिर हम तेज़ रफ्तारी से वापस रवाना हो गए। अंधेरा इतना शदीद था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। वो लोग तो अपने अनाड़ीपन की वजह से मारे गए थे। इस वीराने में ताक़ुब करते हुए अगर वो अपने हेडलैम्प्स बंद कर देते तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि हमारा ताक़ुब कर रहे हैं और वो हमसे कितने फासले पर हैं। फिर इन अहमकों ने गाड़ी रोककर अंदरूनी लाइट भी ऑन कर दी। बेचारे इसी रोशनी में खुद शिकार हो गए। आधे घंटे बाद हम फिर पोल्ट्री फार्म पहुंचे तो इसका खुला गेट देखकर मैं बुरी तरह चौंक उठा। ग्लोरिया भी परेशान दिखाई दे रही थी। गेट पे दरबान भी नहीं था। मैंने गाड़ी की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ा दी और आनन फानन अकामती इमारत तक पहुंच गया। वहाँ भी अबतरी सी थी। मैं और ग्लोरिया नीचे उतरे तो मैं छटक कर रह गया। सामने ही नासिर के एक मुलाजिम की लाश पड़ी थी। मेरे दिमाग में आंधियाँ सी चलने लगी। ग्लोरिया भी हैरत से आंखें फाड़ी इस लाश को देख रही थी। फिर मैं दीवाना वार अंदर की तरफ दौड़ा। अंदर का मंजर इससे भी ज्यादा भयानक था। नासिर गैर फितरी अंदाज में फर्श पर पड़ा था। इसकी पेशानी के दरमियान में एक सुराख था और इसका चेहरा खून में तर था। मेरे जहन में धमाके से होने लगे और मैं नासिर पे झुक गया। मैं फटी फटी आंखों से नासिर के बेजान जिस्म को देख रहा था। जिस नासिर को मैं चंद घंटे पहले जीता जागता और हंसता खेलता छोड़ कर गया था वो इस वक्त किसी टूटे फूटे खिलौने की तरह फर्श पर पड़ा था। इसकी आंखें खुली हुई थी और चेहरा साकित पड़ा था। इससे भी खून बह रहा था। मैंने झुककर इसकी नब्ज़ देखी। नब्ज़ साकित थी मगर जिस्म अभी गर्म था। मैं थके थके अंदाज में उठ खड़ा हुआ। नासिर की मौत पर मेरा दिल पूरी तरह भर आया था और आंखों से आंसू बहने लगे थे। अरे अरे तुम रो रहे हो? ग्लोरिया ने कहा। मैंने बाएं आस्तीन से आंसू खुश किए और जवाब में ग्लोरिया से कुछ कहने ही वाला था कि कोई डपट कर बोला, खबरदार अपनी जगह से मत हिलना। बोलने वाले ने अधूरा जुमला छोड़ दिया था। बोलने वाला झटकेदार और करख्त लहजे में बोल रहा था। मैंने गैर इरादी तौर पर दोनों हाथ उठा दिए। लहजे से ग्लोरिया ने भी अंदाज़ा लगाया कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। मुझे हाथ उठाते देखा तो इसने भी दोनों हाथ उठा दिए। कमरे का जो दरवाज़ा गैराज की तरफ खुलता था, आहिस्ता से एक शलवार कमीज़ में मलबूस घुटे हुए बदन का एक शख्स मेरे सामने आ गया। इसके चेहरे पर घनी स्याह दाढ़ी और मूंछें थी। सर के बाल गर्द में अटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो शख्स किसी लंबे सफ़र से आया है। इसके लहजे से मेरे जहन में अचानक झमाका सा हुआ। नासिर के इन आदमियों में से एक है जिन्हें नासिर ने आंसू गोट से बुलाया था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? इसने अपनी गन मुझ पर तानते हुए दृढ़ लहजे में पूछा। मैं नासिर का दोस्त हूँ, मैंने शकीस्त और खुरदार लहजे में कहा।
मगर अब तो खुद को नासिर का दोस्त कहते हुए भी घिन आ रही है। ऐसे होते हैं दोस्त। मैं एकदम हैरान हो गया। दुश्मन इसे हलाक करके चले गए मगर मैं कुछ भी ना कर सका। आप साईं के दोस्त? इसने मशकूक लहजे में पूछा। हाँ, मैंने तवील सांस लेकर कहा। मैं नासिर का दोस्त हूँ और नासिर यहाँ मेरी ही वजह से आया था। इसकी आवाज़ बुर्रा गई। अगर मैं कुछ देर पहले पहुँच जाता तो शायद ये सानिया पेश ना आता। मैंने दाढ़ी वाले का बगौर जायज़ा लेते हुए कहा, क्या तुम हमें भी दुश्मन समझ रहे हो? मुझे नहीं पहचानते हो मगर नासिर का नौकर अच्छी तरह पहचानता है, जो गुलशन इकबाल वाले मकान में है। यहाँ के भी लोग मुझे पहचानते हैं। साईं, मैंने यहाँ के मैनेजर को बुलवाया है। दाढ़ी वाला कदरे नरम लहजे में बोला। वही यहाँ के मामलात का जिम्मेदार है, वो भी तो आपको पहचानता होगा। इसके आने तक साईं थोड़ी तकलीफ होगी आपको, इसकी माफ़ी देना। वो तस्दीक किए बगैर मुझ पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने नासिर की लाश की तरफ देखा, फिर इससे बोला, मुझे दूसरे कमरे में ले चलो और इसके चेहरे पर कोई चादर वगैरह डाल दो। मैंने नासिर की तरफ इशारा करते हुए बुर्राई हुई आवाज़ में कहा। इसी वक्त बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद 2 आदमी कमरे में दाखिल हुए। इनमें से एक तो नासिर के पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था, दूसरा मेरे लिए अजनबी था मगर अपनी वज़ाकता और हरकत और सकनात से कमांडो लग रहा था। वो सुर्ख सफ़ेद रंगत और दराज कामत का मालिक था। इसकी मूंछों और दाढ़ी के बाल ब्राउन थे। चेहरे से वो मुझे पढ़ा लिखा भी लग रहा था। मैनेजर ने फटी फटी आंखों से नासिर की लाश को देखा, फिर गलोगीर लहजे में बोला, ये सब क्या हो गया कामरान साहब? वो बुरी तरह रोने लगा। सब्र करो बाबा सब्र, मैनेजर के साथ आने वाले वजी नौजवान ने कहा। हमने भी इनके 2 आदमियों को जख्मी किया है, वो दोनों भी बच नहीं सकेंगे। वो बचें या ना बचें, मैंने खोए हुए लहजे में कहा। मेरा दोस्त अब मुझे नहीं मिल सकता। मेरी आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। आने वाले ने बगौर मुझे देखा, फिर तंजिया लहजे में बोला, साईं माफ़ करना, आप देखने में तो बहुत मजबूत लगते हो मगर मरने वाले के लिए औरतों की तरह रो रहे हो। दोस्त का इतना ही ख्याल है तो साईं इसका इंतकाम लो। मुझे बताओ साईं के दुश्मन कौन है? मैं इन सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अगर मैं ये जानता कि नासिर के दुश्मन कौन है तो अभी तक यहाँ न बैठा होता। मैंने दानिस्ता झूठ बोला। ये रिवॉल्वर और राइफल्स मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। मेरा लहजा तलख हो गया। मगर नासिर के आदमी तो मुझे को इसका दुश्मन समझ रहे थे। मेरी बात सुनकर दाढ़ी वाला जल्दी से बोला, साईं मैंने पहले भी माफ़ी मांगी थी, अब फिर माफ़ी मांग रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर मैनेजर से मुखातिब हुआ, पुलिस को इस वाक़े की इतला दे दूँ? अभी नहीं साईं, ब्राउन बालों वाला बोला। मुझे इस औरत को लेने यहाँ आए थे, वो अभी तक मेरे कब्ज़े में है। पहले मैं इसका कोई बंदोबस्त कर दूँ। मैं चौंक कर इसे देखने लगा। इसका मतलब था कि बॉस की बीवी अभी तक हमारे कब्ज़े में थी। अचानक मुझे शदीद ख़तरे का एहसास हुआ। पहली नाकामी के बाद बॉस पूरी क़ुव्वत से हमला करेगा। मुमकिन है इस दफ़ा वो पुलिस को भी मुलव्वस कर लेता। मैंने जल्दी ग्लोरिया को तमाम सूरत हाल से आगाह किया। वो भी परेशान हो गई और बोली, कामरान, बॉस की बीवी को लेकर फ़ौरन यहाँ से निकल चलो। साईं, आपने मुझसे झूठ बोला कि आप नासिर साईं के दुश्मनों को नहीं जानते। आपकी बातचीत से तो अंदाज़ा हो रहा है कि आप इन्हें अच्छी तरह जानते हो। ब्राउन बालों वाले ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था, वो पढ़ा लिखा आदमी था। जब तो मेरी और ग्लोरिया की गुफ्तगू समझ गया था। मैंने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा मगर फौरी तौर पर यहाँ से निकलो। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि हम कितने बड़े ख़तरे में हैं। मुराद अली ख़तरों से नहीं डरता। ब्राउन बालों वाले ने अपने सीने पर हाथ मार के कहा, तो मुझे मालूम हुआ कि इसका नाम मुराद अली है। अच्छा है कि नासिर साईं के दुश्मन खुद ही यहाँ आ जाएं। मेरी बात समझने की कोशिश करो मुराद, मैं झंझला गया। अभी तो यहाँ से निकलो। मैं खुद भी इन लोगों से इंतकाम लेना चाहता हूँ। क्या तुम ये चाहते हो कि हम लोग इससे पहले ही मर जाएं? अकल से काम लो। हम नासिर का इंतकाम लेंगे मगर ज़रूरी तैयारी के बाद। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। फौरी तौर पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस वक्त हम सिर्फ 4 हैं। असला भी मामूली सा है। इस वक्त हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इस औरत को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। जब तक वो औरत हमारे कब्जे में रहेगी वो लोग हमारा पीछा करते रहेंगे। मौका देखकर हम इन्हें ठिकाने लगा देंगे। फिर मैं मैनेजर से मुखातिब हुआ, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तुम अपने तौर पर पुलिस को इतला दो कि कुछ नामालूम अफराद ने पोल्ट्री फार्म पे हमला किया। उन्होंने पोल्ट्री फार्म के चौकीदार और मालिक को मुज़ाहमत करने पर कत्ल कर दिया। किसी को ये मत बताना कि यहाँ कोई लड़की भी कैद थी। समझ गए ना? इसके बाद गोट फ़ोन करके बड़े साई को इतला दो ताकि नासिर पोस्टमार्टम से बच सके। हम लोग भी तदफीन के वक्त तक गोट पहुँच जाएंगे। मैं मुराद अली की तरफ मुड़ा। तुम्हारे पास गाड़ी कौन सी है? मेरे पास पेजारो है, इसने जवाब दिया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।